हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एग्ज़ाम मास्टरमाइंड। आज सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स का हमारा 9th लेक्चर है। आज के लेक्चर में हम कुछ मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के कुछ स्कीम्स डिस्कस करेंगे। उसके बाद अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन, जो कि सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के, ये डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ एम्प्लॉयमेंट के इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं, वो डिस्कस करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है कि हमने एक टेलीग्राम का भी ग्रुप बनाया है। उसमें हम सारे फ्री लेक्चर्स धीरे धीरे करके अपलोड कर रहे हैं। तो अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप सारे पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला हमारा योजना है वो है पीएम कौशल विकास योजना 3.0। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर आता है। ये योजना 2015 में स्टार्ट हुई थी। इसको एडमिनिस्टर कौन करता है? इस योजना को एडमिनिस्टर करता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। कौन करता है? NSDC, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। इस योजना का ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली एक स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम है जिसमें गवर्नमेंट का क्या एम है? टू प्रोवाइड द कंट्री यूथ विथ ट्रेनिंग। बेसिकली ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है दैट विल हेल्प देम टू अचीव मीनिंगफुल एंड इंडस्ट्री रेलिवेंट स्किल्स। जिस भी इंडस्ट्रीज़ में बंदे को जॉब करनी है, यूथ को हमारे जॉब करनी है, उसको बेसिकली एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। सर्टिफिकेट पहले उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद उनको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है उस स्किल से रिलेटेड। तो गवर्नमेंट का क्या एम है कि जो हमारे यूथ हैं उनको ट्रेनिंग देना सो डैट कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सके। अल्टीमेट टारगेट क्या है? एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट करना है, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़ते हैं। इस योजना के की कंपोनेंट्स क्या हैं? सबसे पहली बात तो इसमें शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग दी जाती है। बेसिकली क्या फोकस किया जाता है? सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग पे, कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस की जाती है। डिजिटल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी सेशन, जो हमारे फाइनेंशियल लिटरेसी सेशन है, बैंकिंग सेक्टर या इकोनॉमी से रिलेटेड चीज़ें, ऑनलाइन रिलेटेड चीज़ें, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, बिजनेस के बारे में, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडस्ट्री। जिस भी इंडस्ट्री में उसकी जॉब लगनी है उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, सेकेंड चीज़ क्या है? रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। सपोज करो आपने इस योजना में अपना एनरोलमेंट कराया है, आप पहले से ही कुछ स्किल सीख के आए हो। ठीक है, पहले से ही आप कुछ स्किल सीख के आए हो, तो आपकी उस स्किल को रिकॉग्नाइज की जाएगी। वही है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रायर लर्निंग, जो आप पहले से ही सीख के आए हो। इंडिविजुअल्स हैविंग प्रायर लर्निंग एक्सपीरियंस आर सर्टिफाइड एंड असेस्ड। ठीक है, आपको सर्टिफाई किया जाएगा and assessed under the recognition of prior learning. RPL is the process of assessment of individual prior learning skill and experience. आपने जो भी पहले से आप सीख के आए हो, जो आपके पास स्किल है, जो एक्सपीरियंस है, उससे आपको क्या दी जाएगी? सर्टिफिकेशन दी जाएगी। और आपकी ट्रेनिंग का जो पीरियड है वो और रिड्यूस कर दिया जाएगा। ठीक है, और इसमें फिर तीसरी चीज़ क्या है? स्पेशल प्रोजेक्ट्स ये है कि ये जो योजना है ये क्या इनकरेज करती है? जो हमारे मार्जिनलाइज और वल्नरेबल ग्रुप हैं, जो हमारी सोसाइटी के, जो पिछड़े तबके के लोग हैं, मतलब जो गरीब लोग हैं, जिनके पास सारी एक्सेसिबिलिटीज़ नहीं है, उन लोगों पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। उसके बाद कौशल एंड रोजगार मेला। कौशल एंड रोजगार मेला क्या? ये भी इसी योजना का पार्ट है। इसमें क्या होता है? हर कुछ कुछ दिन में गवर्नमेंट जो है रोजगार मेला करवाती है। उसमें क्या है? एम्प्लॉयर भी आते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के भी लोग आते हैं, और एम्प्लॉय भी आते हैं जिन्होंने ऑलरेडी ट्रेनिंग ले ली है। ठीक है, तो ये क्या होता है? यहाँ पे इंटरव्यू सेशंस होता है, सब कुछ होता है। यहाँ से क्या होता है? बेसिकली ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का एक इनिशिएटिव है। तो अभी लास्ट जो हमारा रोजगार मेला हुआ था, कौशल रोजगार मेला, वो फरवरी 2023 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या है? प्लेसमेंट एंड मॉनिटरिंग। जब आपकी स्किल ट्रेनिंग हो जाती है, जब आप स्किल सीख जाते हो, तो उसके बाद क्या होता है? ऑब्वियसली प्लेसमेंट, क्रिएटिंग एंड प्रोवाइडिंग प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ टू ट्रेंड एंड सर्टिफाइड इंडिविजुअल्स। जो भी ट्रेंड और सर्टिफाइड लोग होंगे उनको क्या दी जाएगी? प्लेसमेंट दी जाएगी। ठीक है, मेंटेनिंग हाई क्वालिटी ट्रेनिंग स्टैंडर्ड्स थ्रू स्किल डेवलपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जो भी ट्रेनिंग होगी वो बहुत अच्छे क्वालिटी की होगी, और कहाँ से होगी? स्किल डेवलपमेंट मैनेजमेंट सिस्टम से। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 जो हमने अभी पढ़ा वो 2015 में लॉन्च हुई थी, लेकिन इसी का जो थोड़ा अपग्रेडेड वर्जन है वो कब लॉन्च हुआ? जनवरी 2021 में लॉन्च हुई है। ठीक है, ये कोविड के टाइम पे लॉन्च हुई थी। इस योजना, इसका थीम क्या था? क्रिएटिंग एन इकोसिस्टम टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस ऑन द अवेलेबल स्किलिंग एवेन्यूज। जिस तरह के अभी इंडस्ट्रीज़ में जॉब अवेलेबल है, पहले से ही उनको सारे चॉइसेस के बारे में, एम्प्लॉयज़ को, यूथ को चॉइसेस के बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि ये चीज़ें अवेलेबल है। तो उस यूथ का जहाँ पे इंटरेस्ट होगा
वहाँ पे जाके वो स्किल ट्रेनिंग कर सकता है उस चीज़ की, ठीक है। उसके बाद क्या, प्रोवाइड सपोर्ट टू यूथ फॉर स्किल ट्रेनिंग एंड सर्टिफिकेशन में सपोर्ट किया जाएगा। प्रमोट सस्टेनेबल स्किल सेंटर फॉर ग्रेटर पार्टिसिपेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होगा सो डैट कि एम्प्लॉयमेंट क्या हो सके, बूस्ट हो सके। उसके बाद इससे क्या हुआ था, बेनिफिट हुई थी कितने, 8 लाख यूथ अक्रॉस द कंट्री, 300 स्किल कोर्स अवेलेबल थे। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 में 300 स्किल कोर्स अवेलेबल थे, ठीक है। 729 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र बना था जहाँ से इस योजना का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था। इम्पैनल्ड नॉन PMKK ट्रेनिंग सेंटर बना था, मतलब इतने तो ट्रेनिंग सेंटर बने थे। उसके अलावा कुछ जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं या कुछ अलग अलग जगह पे जहाँ पे भी स्पेस अवेलेबल हो, जैसे ITI कॉलेज या कहीं पे भी, तो उनको इम्पैनल कर दिया गया था सो डैट कि वहाँ से भी ट्रेनिंग हो सके। उसके अलावा क्या था, कस्टमाइज क्रैश कोर्स प्रोग्राम ऑर्गेनाइज की गई थी कोविड वॉरियर्स को लेके अंडर PMKVY 3.0। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कोविड वॉरियर्स को लेके। इसमें क्या किया गया था, इसमें उनको वेरियस कंपोनेंट्स के अंदर ट्रेनिंग दी गई थी, जैसे फ्रेश स्किलिंग फॉर 6 हेल्थ केयर सेक्टर जॉब रोल्स दिए गए थे। ट्रेनिंग ड्यूरेशन इनकी क्या थी, 21 डेज थी। थ्योरी क्लासरूम ट्रेनिंग, मतलब 21 डेज तक तो थ्योरी पढ़ाई जाएगी। उसके बाद क्या था, 90 डेज का ऑन जॉब ट्रेनिंग। मतलब कहाँ पे होगी ये ऑन जॉब ट्रेनिंग, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में, हॉस्पिटल्स में, डायग्नोस्टिक फैसिलिटी में, सैंपल कलेक्शन सेंटर में, यहाँ पे। कंपोनेंट सेकंड क्या था, अप स्किलिंग ऑफ कैंडिडेट, जिनके पास पहले से कोई एक्सपीरियंस है, पहले से ही वो किसी हॉस्पिटल में, किसी प्राइमरी हेल्थ सेंटर में काम करके आए, तो उसको RPL के अंदर रिकॉग्नाइज किया जाएगा, रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। उसके बाद उनकी जो ट्रेनिंग होगी वो सिर्फ 1 वीक की होगी, क्योंकि वो पहले से ही ट्रेंड होके आए हैं। कंपोनेंट 3 क्या है, ट्रेनिंग ऑफ ड्राइवर्स, जो लॉजिस्टिक कोविड के टाइम पे जो ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई करने के लिए ड्राइवर का भी हेल्प चाहिए था, जो उस टाइम पे ड्राइवर की ट्रेनिंग भी हुई थी। क्या चीज़ के लिए, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन। कितने दिन, 27 डेज की इनकी ट्रेनिंग थी। उसके बाद ट्रेनर्स जो होते थे वो कहाँ से होते थे, वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के एफिलिएटेड ट्रेनर भी होते थे। और कुछ जो ट्रेनर है वो अपने आप को कहाँ पे रजिस्टर करते थे, स्किल मैनेजमेंट एंड एक्रेडिटेशन ऑफ ट्रेनिंग सेंटर, एक स्मार्ट पोर्टल है गवर्नमेंट का, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर कर देते, तो वो लोग भी ट्रेनिंग देते थे टू पार्टिसिपेट एंड प्रोवाइड ट्रेनिंग अंडर द स्कीम। ट्रेनिंग इज स्क्रूटनाइज, ट्रेनिंग को स्क्रूटनाइज कौन करता था कि ट्रेनिंग सही तरीके से हो रही है या नहीं, बाय द सेक्टर स्किल काउंसिल एंड स्टेट गवर्नमेंट। स्किल काउंसिल मतलब जो उस पर्टिकुलर एरिया में एक्सपर्ट हैं, और स्टेट गवर्नमेंट, ये दोनों मिलकर स्क्रूटनाइज करती थी कि ट्रेनिंग सही तरीके से हो रही है यानी। इस PMKVY 3.0 में कुछ अलग भी कोविड वॉरियर्स को लेके तो था ही, उसके अलावा भी कुछ था, जैसे कि अप स्किल करना किसको, वीवर्स को और आर्टिशंस को। कहाँ के वीवर्स और आर्टिशंस, कहाँ के, इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट्स में, नागालैंड के और कश्मीर के। उसके अलावा स्पेशल प्रोजेक्ट ऑन रिवाइवल ऑफ हेरिटेज नमदा क्राफ्ट इन जम्मू एंड कश्मीर। फिर लॉन्च ऑफ वही रिकॉग्निशन प्रायर लर्निंग प्रोजेक्ट इन नागालैंड। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 फॉर ITI कॉलेज के लिए भी। तो इन सब ये सब इस योजना 3.0 का कुछ स्पेशल प्रोजेक्ट्स भी था कोविड के अलावा, ठीक है। आई होप कि आपको क्लियर हुआ हो। ये स्कीम कुछ नहीं है, इसमें बस एक यूथ को जो है स्किल ट्रेनिंग और स्किल सर्टिफिकेशन कराया जाएगा, उसके बाद उनको जॉब दी जाएगी। जो ट्रेनर्स होंगे वो काफ़ी स्किल्ड होंगे, उसकी स्क्रूटनी भी होगी स्टेट गवर्नमेंट से, और एक्सपर्ट्स के थ्रू रोजगार मेला होगा जहाँ पे एम्प्लॉयर आएंगे, एम्प्लॉई आएंगे, और वहाँ पे इंटरव्यू सेशन होंगे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये स्कीम क्लियर हुई हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अंबेडकर सोशल इनोवेशन इंक्यूबेशन मिशन, ये स्कीम किसकी है, ये है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। कब लॉन्च हुई थी, 30 सितंबर 2020। इस स्कीम का ये क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। ASIIM scheme launched by Ministry of Social Justice and Empowerment under Venture Capital Fund for scheduled caste with a view to promote innovation and enterprise among SC student studying in higher education institution। जो शेड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं, जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में स्टडी कर रहे हैं, उनको प्रमोट करना किस चीज़ के लिए, इनोवेशन एंड एंटरप्राइज के लिए। बेसिकली उनको एंटरप्रेन्योरशिप की जो है ट्रेनिंग देना, ठीक है। अंडर वेंचर कैपिटल फंड फॉर शेड्यूल कास्ट विद अ व्यू टू प्रमोट इनोवेशन एंड एंटरप्राइज अमंग SC स्टूडेंट स्टडिंग इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। उनको इनोवेशन और एंटरप्राइज के लिए प्रमोट करना है। इस स्कीम को किसने इम्प्लीमेंट किया है, ये इम्प्लीमेंट हुई है बाय वेंचर कैपिटल फंड फॉर SC विच वॉज सेटअप। ये एक कैपिटल फंड है, ये कब सेटअप हुआ था,
2015-16 में, जिसका फंड साइज 500 करोड़ था। अंडर दिस फंड 117 कंपनी थी, ठीक है, प्रमोटेड बाय एससी एंटरप्रेन्योर्स। जो एससी एंटरप्रेन्योर्स थे, जो पहले से ही एससी कैटेगरी के लोग जो एंटरप्रेन्योर बन चुके हैं, उन्होंने जो है इस VCF एससी फंड को जो है प्रमोट किया था। तो इसमें 117 ऐसी कंपनी थी एससी एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा जिन्होंने इसको प्रमोट किया था, हैव बीन सैंक्शन्ड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू सेट अप बिजनेस वेंचर्स। तो ये क्या करते हैं, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं ऐसे लोगों को कि वो अपना बिजनेस वेंचर सेटअप कर पाएँ, ठीक है। बेसिकली स्टार्टअप के लिए हेल्प करते हैं कि वो आगे आएँ और अच्छी से अच्छी कंपनी बनाएं। इस योजना का फीचर्स क्या है, इसमें 1000 एससी स्टूडेंट को आइडेंटिफाई किया जाएगा पूरे देश में जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं इन द नेक्स्ट 4 ईयर्स, 4 सालों में, विथ स्टार्टअप आइडियाज़, ठीक है। तो वो अपना आइडिया शेयर करेंगे, स्टार्टअप आइडियाज़, थ्रू द टेक्नोलॉजी बिजनेस इन कंप्यूटर इन वेरियस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। उनको फंडिंग दी जाएगी, इसके लिए जो स्टार्टअप के लिए उनको फंडिंग दी जाएगी, उनको हेल्प किया जाएगा ताकि उनके स्टार्टअप को कुछ बूस्ट मिले। तो उनको कितनी फंडिंग दी जाएगी, 3 साल में 30 लाख एट द रेट ऑफ 10 लाख पर ईयर। हर साल उनको 10-10 लाख की फंडिंग दी जाएगी एज इक्विटी इन्वेस्टमेंट फंडिंग, सो दैट दे कैन ट्रांसलेट देयर स्टार्टअप आइडिया इनटू कमर्शियल वेंचर्स, ठीक है। और ये फंडिंग उनको कहाँ से मिलेगी, यही वेंचर कैपिटल फंड फॉर एससी, ठीक है। सक्सेसफुल वेंचर वुड फर्दर क्वालिफाई फॉर वेंचर कैपिटल। अगर इनकी बिजनेस की ग्रोथ अच्छी होती है तो उनको आगे फिर से उनको और लोन कह लो कि फंडिंग मिलेगी उनको अप टू ₹5 करोड़ फ्रॉम 5 करोड़ तक की फंडिंग। अगर उनका ये सक्सेसफुल होता है, अगर वो अपने बिजनेस को अच्छा ग्रोथ कर लेते हैं 30 लाख में ही, तो उनको आगे 5 करोड़ तक की फंडिंग भी दी जा सकती है वेंचर कैपिटल फंड फॉर एससीज के थ्रू, ठीक है। वेंचर कैपिटल इज a form of private equity and a type of financing that investor provide to startup। इन्वेस्टर किसको प्रोवाइड करते हैं, स्टार्टअप को, एंड स्मॉल बिजनेस को, डेट आर बिलीव टू हैव लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल। जिनमें उनको दिखता है कि हाँ भाई इनका स्टार्टअप आइडिया बहुत अच्छा है, इसमें ग्रोथ पोटेंशियल उनको दिख रही है, ठीक है, वहाँ पे वो ऑब्वियसली अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगे, ठीक है। तो अब आई होप कि आपको ये भी स्कीम क्लियर हुई हो, अम्बेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन स्कीम। ये स्कीम अभी ऑलरेडी इनरोल्ड है तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट ओके, इसमें एलिजिबिलिटी भी है। इसमें क्या एलिजिबिलिटी है, कौन कौन से लोग, एक तो ऐसी कैटेगरी के लोग हैं जो कहाँ पढ़ते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। दूसरी चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स वो बिन जिनको स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज कराती है टाइम टू टाइम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के थ्रू, वो उन हैकाथॉन में जिन्होंने अवार्ड जीता है पहले से, वो हैव बीन अवॉर्डेड स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में और स्मार्ट इंडिया हार्डवेयर हैकाथॉन में। इन दोनों में से किसी में भी अगर किसी स्टूडेंट ने अवार्ड जीता है तो वो भी एलिजिबल हैं इस योजना के लिए, स्कीम के लिए। उसके बाद जिनके पास इनोवेटिव आइडियाज़ है फोकसिंग ऑन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी आइडेंटिफाइज इन TBIs, तो ये लोग भी एलिजिबल हैं। उसके अलावा स्टार्टअप नॉमिनेटेड एंड सपोर्टेड बाय कॉर्पोरेट थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसे स्टार्टअप भी अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं जिनको सपोर्ट किया जा रहा है कॉर्पोरेट्स के द्वारा, बड़ी बड़ी कंपनियों के द्वारा, थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितने भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वो उन सबको CSR जमा कराना पड़ता है गवर्नमेंट के पास, CSR देना पड़ता है। एक तरह का ये ट्रस्ट है कि उनको कुछ पैसा देना पड़ता है सोसाइटी के वेलफेयर के लिए। वो कितना भी परसेंट, कुछ मिनिमम परसेंटेज होता है उतना उनको देना ही पड़ता है, ये गवर्नमेंट का रूल है, तो ठीक है। तो जो स्टार्टअप है वो भी अपने आप को नॉमिनेट कर सकते हैं। कैसे स्टार्टअप, जिनको कोई ना कोई बड़ा कॉर्पोरेट जो है सपोर्ट कर रहा है थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो कौन कौन से इसमें एलिजिबल हो गए, एक तो जो SC कैटेगरी के लोग हैं जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं, एक जो वो लोग जो TBI के थ्रू आइडेंटिफाई हुए हैं, उसके बाद जो हैकाथॉन में जिन्होंने अवार्ड जीता है, उसके अलावा इनके पास ये स्टार्टअप जो है जो नॉमिनेट कर सकते हैं अपने आप को ही, जो कैसे स्टार्टअप जिनको कॉर्पोरेट सपोर्ट कर रही है थ्रू कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। इसमें फंडिंग कितनी दी जाती है, 30 लाख रुपए का दिया जाता है 3 साल तक के लिए। और अगर आपका वेंचर उनको पसंद आएगा और लगेगा कि हाँ इसमें पोटेंशियल है तो आगे 5 करोड़ तक की भी फंडिंग दी जा सकती है वेंचर कैपिटल फंड से, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारा है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। और ये फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज से भी एसोसिएटेड है। ये आपको MCQ फॉर्मेट में दिख सकता है कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट जो स्कीम है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का, उसके साथ और कौन सी मिनिस्ट्री एसोसिएटेड है, तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज भी करके आना है। मैं आपको MCQ सेशन में वैसे ये सारे क्वेश्चंस करवाऊंगी बहुत जल्दी। मैं MCQ सेशन भी शेड्यूल करने वाली हूँ सारे स्कीम्स को लेके, तो आप चैनल के साथ बने रहिएगा,
ठीक है, इस स्कीम की क्या इनिशिएटिव है? इनिशिएटिव दैट इज सीन एज ट्रांसफॉर्मर स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स रियलाइजिंग द ट्रू पोटेंशियल ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। इसमें क्या है, हर डिस्ट्रिक्ट से जो है एक प्रोडक्ट को चूज किया जाएगा जिसमें जिसमें ये पोटेंशियल, जिस प्रोडक्ट में ये पोटेंशियल दिखेगा कि हाँ उसको हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं फॉरेन में, उस बिजनेस की स्केलेबिलिटी है अच्छी खासी। तो हर डिस्ट्रिक्ट में जो है गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में किसी एक प्रोडक्ट को पहचानो जिसमें जो है ये पोटेंशियल है। देखो, इनिशिएटिव दैट इज सीन एज ट्रांसफॉर्मर स्टेप फॉरवर्ड टुवर्ड्स रियलाइजिंग द ट्रू पोटेंशियल। डिस्ट्रिक्ट की क्या ट्रू पोटेंशियल है? फ्यूलिंग, जिससे क्या होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोकल एरिया में एंटरप्रेन्योरशिप होगा, इंडस्ट्री आएगी, ठीक है, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप। ओडीओपी इनिशिएटिव इज ऑपरेशनली मर्ज्ड विथ, ये पहले से एक स्कीम चल रही थी डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब, उसके साथ अब इसको मर्ज कर दिया गया है। जो कि इस डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब को कौन इंप्लीमेंट कर रहा था? डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स विथ डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स थ्रू DGFT इज इंगेज विथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, ठीक है। किसके किसके साथ इंगेज होती है? स्टेट गवर्नमेंट के साथ और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, टू प्रमोट द इनिशिएटिव ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसमें कौन कौन आ गए? DGFT आ गए, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड आ गया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तो है ही, उसके अलावा क्या क्या हो गया इसमें? स्टेट गवर्नमेंट भी आ गई, सेंट्रल गवर्नमेंट भी आ गई, सब मिलके क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे इनिशिएटिव ऑफ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को। इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? टू कन्वर्ट हर डिस्ट्रिक्ट को जो है कि एक्सपोर्ट हब बनाना, हर डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री इनटू एन एक्सपोर्ट हब बाय आइडेंटिफाइंग प्रोडक्ट विथ एक्सपोर्ट पोटेंशियल। जिस प्रोडक्ट की एक्सपोर्ट पोटेंशियल अच्छी है उस प्रोडक्ट को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो उसके अलावा जब वो प्रोडक्ट आइडेंटिफाई हो गया उसके बाद उसको एक्सपोर्ट करने में जो भी प्रॉब्लम आ रही है, जो बॉटलनेक्स आ रहे हैं, जो भी दिक्कतें आ रही है, उनको दूर करना, ठीक है। उसके अलावा सपोर्टिंग लोकल एक्सपोर्टर, जो उस एरिया के, उस डिस्ट्रिक्ट के लोकल एक्सपोर्टर्स मैन्युफैक्चरर्स होंगे, उनको हेल्प करना टू स्केल अप मैन्युफैक्चरिंग, सो डैट मैन्युफैक्चरिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। टू फाइंड पोटेंशियल बायर, उसके बाद जब उनकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, उनको एक्सपोर्ट करना ईजी हो जाएगा, सपोर्ट कर देंगे, उसके बाद अब हमें क्या करना है? इंडिया से बाहर पोटेंशियल बायर ढूंढना है आउटसाइड इंडिया विद द एम ऑफ कि किस देश में इस प्रोडक्ट की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल बायर्स आउटसाइड इंडिया विद द एम ऑफ promoting export, promoting manufacturing and service industry in the district and generating employment in the district। इससे क्या होगा? उस डिस्ट्रिक्ट में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। इसमें भी करंट अफेयर्स में है कि इस स्कीम को सबसे पहले किसने इम्प्लीमेंट किया था? यूपी ने इम्प्लीमेंट किया था, और रिसेंटली यूपी ने जो है कंगना रनौत को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट प्रोग्राम का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है, ठीक है। तो आई होप कि ये स्कीम आपको क्लियर हुई हो। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अगली स्कीम की तरफ। अगली स्कीम है हमारी अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की है। मैंने तो वैसे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की सारे स्कीम्स करा दिए, ये हमारा रह गया था, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ अभी, ठीक है। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना ये 1 जुलाई 2018 में स्टार्ट हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट की ही स्कीम है, और इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है? ESIC, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये इस स्कीम को 30 जून 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया था। ये आई थी कोविड टाइम पे, बाद में इसको जून 2022 तक भी एक्सटेंड कर दिया गया था। इसमें क्या था कि जो कोविड के टाइम में बहुत लोगों की जॉब चली गई थी, तो अनएम्प्लॉयड लोगों को एक तरह का रिलीफ प्रोवाइड किया था इस स्कीम ने। इसमें क्या हुआ था? अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट आर पेड। जो भी लोग 3 महीने से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, ठीक है, उनको जो है अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दी गई थी। आर पेड टू वर्कर्स कवर्ड अंदर, कैसे लोगों को? जो ESIC में पहले से ही कवर्ड है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट इज पेड इन द फॉर्म ऑफ, किस तरीके से बेनिफिट दी गई थी? उनको कैश कंपनसेशन दिया गया था 3 महीने तक, वंस इन ए लाइफ टाइम, वो कभी भी ले सकते हैं ये, टू बी क्लेम्ड आफ्टर 3 मंथ्स। अनएम्प्लॉयमेंट के 3 महीने के बाद वो कैश कंपनसेशन ESIC से ले सकते हैं, ठीक है, अप टू 90 डेज। मतलब 3 महीने का कैश कंपनसेशन उनको ESIC प्रोवाइड करेगा, और वो इस चीज़ के लिए कभी भी अप्लाई कर सकते हैं एक बार। द इंश्योर्ड पर्सन, जो भी इंश्योर्ड पर्सन होगा, शुड हैव इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट। इसकी लेकिन कंडीशन है, इसकी कंडीशन है कि कम से कम जॉब जाने से पहले कम से कम वो 2 साल तक काम, जो बेनिफिशरी है वो 2 साल तक उन्होंने काम किया हो, ठीक है। और उन 2 सालों में जो है ESIC में 6-6 महीने पे कंट्रीब्यूशन जाता है, ठीक है। उन 2 सालों में जो लास्ट का 6 महीना होगा, मतलब इमीडिएट 6 महीना, जो अनएम्प्लॉयमेंट जाने से जस्ट जो इमीडिएट 6 महीना होगा, उसमें ये देखो क्या लिखा, शुड हैव इंश्योरेबल एम्प्लॉयमेंट फॉर ए मिनिमम पीरियड ऑफ 2 ईयर बिफोर हिज और एम्प्लॉयमेंट, शुड हैव कंट्रीब्यूटेड फॉर नॉट लेस देन 78, कम से कम 78 डेज का उन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया हो ESIC में, ठीक है, 6 महीने का, पहले 6 महीने का।
उसके बाद इमीडिएटली प्रिसीडिंग टू अनएम्प्लॉयमेंट एंड मिनिमम 78 ईयर्स इन, और जो बाकी के फिर बच गए 6 महीने, 2 साल का पीरियड है, लास्ट वाला जो 6 मंथ्स था उसमें 78 डेज का कम से कम रहना ही चाहिए कंट्रीब्यूशन। उसके अलावा जो बाकी के 6 महीने, तीन 6 महीने और बच गए, इसमें से किसी भी 6 महीने में जो है उनका 78 डेज का और कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये कंडीशन थी। तो अगर उनकी ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो लोग एलिजिबल थे इस स्कीम के लिए, ठीक है। उसके बाद द पेमेंट ऑफ रिलीफ हैज़ बीन एनहांस टू 50% ऑफ एवरेज वेजेस, और जो पेमेंट दी जाएगी वो कितनी दी जाएगी, जो उनकी एवरेज वेज थी 2 साल की या जितने लास्ट वाले की, उसका 50% उनको मिलेगा, ठीक। हैज़ बीन एनहांस टू 50% ऑफ एवरेज वेजेस, लेकिन पहले ये कितनी थी, 25% थी। ये जो 50% वाला था ये गवर्नमेंट ने और रिलीफ प्रोवाइड किया था जो किस पीरियड के लिए, 24 मार्च 2020 से 31 दिसंबर 2020 कोविड टाइम के लिए। अर्लियर पहले कितना था, 25% ऑफ एवरेज वेज दिया जा रहा था, 25% ऑफ एवरेज वेज पेएबल अप टू वही 90 दिन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू फॉर, बट लेकिन ये ड्यू कब हो जा रहा था, आफ्टर 30 डेज, अनएम्प्लॉयमेंट के 30 डेज बाद ही ये अमाउंट जो है वो ईएसआई के पास ड्यू हो जा रहा था कि ईएसआई को देना ही है, लेकिन ईएसआई इसको दे कब रही थी, आफ्टर 90 डेज, ठीक है। पहले ये 25% ही था, लेकिन 4 महीने के लिए गवर्नमेंट ने इसको 50% भी कर दिया, ठीक। ईएसआई एक्ट के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। इट अप्लाइज टू फैक्ट्रीज एंड नोट, ये किस पे एप्लीकेबल है, फैक्ट्रीज पे और नोटिफाइड इस्टेब्लिशमेंट्स पे लोकेटेड इन इम्प्लीमेंटेड एरियाज, जहाँ पे 10 से ज़्यादा, कम से कम 10 लोग वहाँ पे काम करते हो। ईपीएफओ में कम से कम 20 लोग हैं, ईएसआई में 10 लोग हैं, ठीक है। जिनकी जो है वेजेस अप टू कितनी है, 21,000 रुपये, वेज सीलिंग इसमें क्या है, 21,000, या फिर जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके केस में 25,000 है। वैसे लोग जो है ईएसआई के अंडर इनरोल रहते हैं। इन जुलाई 2019 जो कंट्रीब्यूशन रेट, ईएसआई का कंट्रीब्यूशन रेट क्या है, ईएसआई का कंट्रीब्यूशन रेट जो है 2019 में सरकार ने घटा दिया था कोविड के टाइम पे। कितना कर दिया था, जो 6.5 से घटा के 4% कर दिया था एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ठीक है। सॉरी, was reduced from 6.5 to 4%, employer contribution from 4.75 to 3.2%, एंड एम्प्लॉयर टोटल जो है उन्होंने 6.5 से घटा के 4% कर दिया था, जिसमें एम्प्लॉयर की कंट्रीब्यूशन को घटा के 4.75 से 3.25% कर दिया था, और एम्प्लॉई की कंट्रीब्यूशन को घटा के 1.75 से 0.75% कर दिया था, ठीक है। तो जो टोटल है वो कितनी हो गई, वो घट के कितनी हो गई, 4%। ओके, इन अ फाइनेंशियल ईयर देर आर वही 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड होती है 6 महीने की ड्यूरेशन की। एम्प्लॉयज इन रिसिप्ट ऑफ डेली एवरेज वेजेस अप टू 137 आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। ऐसे लोग जिनका एवरेज वेज जो है 137 रुपये ही है, उन लोगों को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता, वो लोग कंट्रीब्यूशन से एग्जेम्प्टेड होते हैं। उसमें जो है एम्प्लॉयर का ही कंट्रीब्यूशन होता है, एम्प्लॉय का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये स्कीम आपको क्लियर हुई होगी। इसमें क्या है कि जो अनएम्प्लॉयड लोग थे कोविड-19 के टाइम पे, तो उनके 3 महीने के अनएम्प्लॉयमेंट के बाद उनको जो है एक अनएम्प्लॉयमेंट कैश कंपनसेशन दिया जाता है 3 महीने का, ठीक। लेकिन उसमें एलिजिबिलिटी ये है कि कम से कम उनका 6 महीने का, लास्ट 6 महीने का 78 डेज़ का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, और बाकी के जो 3-6 महीने उसमें से किसी एक 6 महीने में भी 78 डेज़ का कम से कम कंट्रीब्यूशन होना ही चाहिए, और 2 साल का उनका जो है वर्किंग पीरियड होना ही चाहिए अनएम्प्लॉयड होने से पहले, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट स्कीम है वो है मनरेगा। ये लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया है, तो मैं आपको ये मनरेगा का आगे अगले लेक्चर में बताऊंगी। आई होप कि आपको मेरा लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।